हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन बायोमोलिक्यूल्स। ये पार्ट 1 है जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड एंड एंजाइम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 2 का वीडियो इसके बाद आपको मिलेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, विटामिन एंड हार्मोन्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 from NEET 2020, JIPMER 2019, AIMS 2013, West Bengal JEE 2013, Kerala CE 2011, KCET 2011, 2005, MPPMT 2012। मींस सोचिए एक ही क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम में। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस। तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैं सब आपको देने वाला हूं, इसलिए आप नोटबुक और पेन लेके अच्छे से बैठ लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से नोट डाउन करिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। मींस क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो आपको पता है सुक्रोज इज ए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इसके हिसाब से क्या आता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। और यहाँ पे ऑप्शन देख के भी समझ जाता है क्योंकि यहाँ पे दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे को मिले हुए हैं। तो इसमें अभी आपको ये पता होना चाहिए कि डाइसैकेराइड के अंदर कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि डाइसैकेराइड हम किसको बोलते हैं? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड आर कॉल्ड डाइसैकेराइड। तो ये सुक्रोज जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, और माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो मींस दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है, और लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है। क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मतलब इसमें हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अभी सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज आपको मिलता है, उसके बाद बीटा डी फ्रक्टोज। ओके, याद रखिए अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। और सुक्रोज सोर्स इज शुगर केन, माल्टोज का सोर्स है माल्ट शुगर, और इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज मींस टू यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। एंड लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। दिस सोर्स ऑफ लैक्टोज इज काउज मिल्क। तो बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अल्फा है या बीटा है, कौन से क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होता है, कौन से क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसका मोनोमर होता है। तो इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको कि तो कंफ्यूजन इन दोनों में हो सकता है, कहां पे अल्फा लिखना है और कहां पे बीटा लिखना है। तो आप याद रखिए बाम, बाम का स्पेलिंग आता है BALM, राइट। तो लैक्टोज इज अ बीटा, लैक्टोज के अंदर जो भी मोनोसैकेराइड है वो बीटा है, और माल्टोज के अंदर जो भी मोनोसैकेराइड है वो अल्फा है। ये देखिए अल्फा। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और अभी अभी का क्वेश्चन हमारे लिए है सुक्रोज जो है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। तो लेट्स चेक अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज इज what is the question option alpha d glucose and beta d fructose. D is the correct answer for this question. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में भी मैंने यहाँ पे पर्पसफुली स्ट्रक्चर डाला है सुक्रोज का कि यहाँ पे OH जब ऊपर होता है तो कभी भी एक बीटा होता है, और OH नीचे आ जाता है तो उसको हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा अंडर, अंडर अंदर ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड अल्फा जो भी जब भी OH नीचे आ जाएगा, अंदर नीचे आएगा, अंडर आ जाएगा, उसको हम अल्फा बोलेंगे। जब भी OH ऊपर जाएगा तब बीटा बोलेंगे। ओके, एंड यहाँ पे देखो OH नीचे है तो अल्फा है। Okay, alpha D glucose, beta D fructose is the answer for this question. Now next question number 2, hydrolysis of sucrose with dilute aqueous sulfuric acid yields. Question similar है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए भाई क्वेश्चन सिमिलर ही है। सुक्रोज बोला है, सुक्रोज का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, लेकिन आपको ये बात पता है कि सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज अगर इनिशियली कोई फॉर्म में है, पर्टिकुलर फॉर्म में है, सपोज प्लस में है, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ग्लूकोज प्लस फॉर्म में देता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज देता है ना, एंड लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज देता है। फ्रक्टोज अलग अलग फॉर्म में देता है, प्लस और माइनस दे देता है।
एंड जो इसका पहले का फॉर्म था वो अभी फाइनल प्रोडक्ट में इसका फिर से अगर आप सुक्रोज बनाओगे तो फिर ये माइनस वाला सुक्रोज बनेगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज अभी ल्यूरो रोटेटरी सुक्रोज बन जाएगा। इसका मतलब ये इन्वर्ट शुगर होता है। तो यहाँ पे जब देख रहे हो तो इसी तरह से देखना है आपको, एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो 1:1 प्रोपोर्शन आएगा, इन दोनों में से आंसर है। सेम टाइम डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज यहाँ पे है और ल्यूरोरोटेटरी फ्रुक्टोज यहाँ पे है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन फ्रॉम एम्स 2018। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। मैंने पर्पसफुली यहाँ पे सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर आपके लिए रखा हुआ है। सेल्यूलोज के अंदर क्या होता है, बेसिकली बीटा डी ग्लूकोज के मोनोमर यूनिट होते हैं। बीटा डी ग्लूकोज का मोनोमर यूनिट एक दूसरे को, ये देखो बीटा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका OH ऊपर था, है ना। तो यहां पे बीटा डी ग्लूकोज जो है इसकी लॉन्ग चेन, n number of monomers coming together and forming a chain, unbranched chain वो भी, that is cellulose, unbranched beta D glucose। और उसके अंदर ये 1 है, ये 4th पोजीशन है, ये 1st पोजीशन है, ये 4th पोजीशन है, इसलिए 1,4 लिंकेज यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है। तो दिस इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. Next, question number 4. Now here difference between amylose and amylopectin, NEET 2018 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। amylose and amylopectin में क्या डिफरेंस है? अभी आपको पता होना चाहिए कि amylose and amylopectin आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च के अंदर ये दो कंपोनेंट होते हैं, इनके अंदर काफी सारे डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन इसमें से ये जो डिफरेंस ऑप्शंस देख के जो हमें समझना है कि वो लिंकिंग के बारे में क्या डिफरेंस पूछ रहे हैं। वैसे तो सोल्युबिलिटी नॉन सोल्युबिलिटी ये सब बहुत सारे डिफरेंसेस उसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पे लिंकेज के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसका मतलब अमाइलोज में क्या लिंकेज होगा, अमाइलोपेक्टिन में क्या लिंकेज होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये है बेसिकली स्टार्च के दो कंपोनेंट, वन इज अमाइलोज एंड सेकंड इज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है और अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। लेकिन अमाइलोज के अंदर ओनली 1,4 लिंकेज आपको दिखाई दे रही है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सिर्फ 1,4 वाली है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 एज वेल एज 1,6। इसका मतलब ये ब्रांच वाला चेन है, ये ब्रांच है, ये अनब्रांच है, राइट। सो ये ब्रांच के अंदर 1,4 एज वेल एज 1,6 है और ये अनब्रांच अमाइलोज में 1,4 है। तो इसके हिसाब से अभी यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जैसे कि मैं बोला था कि OH नीचे रहेगा तो अल्फा, तो है अल्फा, राइट। OH सब तरफ नीचे है तो अल्फा है। इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आता है, 1,4 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आता है। ये वाला सोल्यूबल होता है क्योंकि स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है इसलिए इनसोल्यूबल है। ओके, तो ये सब सारी चीजें, बहुत सारे डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। तो इसके हिसाब से अभी जो इन्फॉर्मेशन हमने देखा उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, अमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 लिंकेज, ये वाला परफेक्ट है। अमाइलोपेक्टिन के अंदर दोनों लिंकेज होते हैं, 1,4 एज वेल एज 1,6। बाकी सब ऑप्शन गलत जाते हैं, है ना। बाकी सब ऑप्शन आप पढ़ के देखिए, सब गलत जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नीट 2018 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनली गेट, देखियो स्टार्च जो है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। मोनोमर यूनिट ऑफ स्टार्च इज अल्फा डी ग्लूकोज, इसलिए ग्लूकोज इज द करेक्ट। अब भी देखा ना हमने स्टार्च के अंदर अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज थे, इसका मतलब ग्लूकोज ही देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। ओके, जिपमर 2017 का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ 4 अल्डोजेस विद कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो। तो ये जो 4 अल्डोज दिया है, अल्डोज क्यों बोला, यहाँ पे अल्डिहाइड है और ये टोटल कौन है, शुगर है। 4 कार्बन वाली शुगर मींस टेट्रोज है। टेट्रोज के अंदर कौन से आता है, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज आते हैं। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे सब ऑप्शन में इरिथ्रोज थ्रियोज है, लेकिन आपको जानना है कि कौन सा इरिथ्रोज कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। तो जब भी लास्ट सेकंड कार्बन के ऊपर अगर OH राइट साइड में होगा तो वो डेक्स्ट्रो होता है। लास्ट सेकंड के ऊपर OH राइट साइड में होगा तो ये डेक्स्ट्रो होता है। लेफ्ट साइड में होगा तो लिवो होता है, लेफ्ट साइड में होगा तो लिवो होता है। तो DDLL कहीं पे दिख रहा है आपको, यस, DDLL इज ओनली पॉसिबल इन 2 ऑप्शंस। लेकिन पहला वाला जो है वो इरिथ्रोज है, ये इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर है, ये थ्रियोज का स्ट्रक्चर, ये इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर है, ये थ्रियोज का स्ट्रक्चर है। ओके, ये है इरिथ्रोज, ये है थ्रियोज। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने 2 आंसर तो ऑप्शन तो ऐसे ही कटा दिए थे,
डिपेंडिंग अपॉन कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर बाद में आपको स्ट्रक्चर को ठीक से ऑब्जर्व करना है। नीट 2016 का एक क्वेश्चन है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2016 के अंदर एज वेल एज सीपीएमटी 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में बताने वाला हूं अभी। ये मैं सिर्फ रेफरेंस को आपको बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे इमेज डाला है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझना चाहिए कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कब होता है, कौन सी शुगर रिड्यूसिंग होती है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग होती है। इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, आपको याद भी हो गया होगा कि सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन कैसे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप ये तीनों भी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करोगे, ग्लूकोज सॉरी सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज का, तो इनके अंदर आपको ये हेमी एसिटल पार्ट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। ओके, तो ये जो पार्ट तीनों के हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के बाजू में, मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं आपको। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उसके बाजू वाले कार्बन पे अगर OH दिखाई दिया आपको कभी भी, तो बोल दीजिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। ऑक्सीजन के बाजू में यहाँ पे OH दिखाई दिया तो बोल दीजिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। इसका मतलब लैक्टोज एज वेल एज माल्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर। अभी ग्लूकोज, यही तो ग्लूकोज है, इतना सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग शुगर हो गया। लेकिन आप सुक्रोज में देखेंगे O के बाजू में OH नहीं है, तो दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसका मतलब जिसमें एक्टिव हिमियासिटल ग्रुप नहीं है, जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि उसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है। यहाँ पे है, ये हेमियासिटल फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे नहीं देता है। So sucrose is a non-reducing sugar. Please keep in the mind. Next, which one of the following biomolecule does have a phosphodiester bond? किसके अंदर phosphodiester bond होता है? देखिए फैटी एसिड के अंदर ईस्टर लिंकेज होती है, मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, पॉलीसैकेराइड के अंदर। ओके नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड, ये पेप्टाइड लिंकेज होती है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड के अंदर तीन कंपोनेंट, ये न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके अंदर थ्री कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट और शुगर कनेक्ट हो जाते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, है ना। इसलिए न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड हैज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद, डी ग्लूकोज बोला है, इसका मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा डी है इनमें से, कौन सा डी है इनमें से, ये पता होना चाहिए। तो 2 नंबर के, 4 नंबर और 5 नंबर के कार्बन के ऊपर OH अगर राइट साइड में आ रहा है तो वो डी होता है। तो सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए डू, फिर भी क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन क्या होता है? NH2OH, ये हाइड्रोक्सिलामाइन होता है। यील्ड्स एन ऑक्साइन बराबर, अल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट होता है तो अल्डिहाइड देता है, ये हमने सॉरी ऑक्साइन देता है, ये हमने अल्डिहाइड चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। तो अल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में होता है, सब तरफ ऑक्साइन तो दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन कौन सा डी ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज नंबर 1 2 3 4। अब देखना चाहिए यहाँ पे कि 9th में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 4 और 5 नंबर पे OH राइट साइड में है। तो इसमें देखिए 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पे OH राइट साइड में, इसका मतलब ये डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज का यहाँ पे हमने ऑक्साइन बना दिया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ स्ट्रैचुओज ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड, स्ट्रैचुओज सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि स्ट्रैचुओज कौन सा मोनोसैकेराइड है, बाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है, टेट्रासैकेराइड है, ये पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन 2014 और 2009 में MSCET में पूछा गया है, MSCET वालों का थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन दिख रहा है ये। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी शुगर कहाँ पे आती है। डाइसैकेराइड माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ट्राइसैकेराइड रैफिनोज, टेट्रासैकेराइड स्ट्रैचुओज। मींस अपना आंसर आने वाला है टेट्रासैकेराइड। इसका मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 4 यूनिट रहने वाले हैं, है ना। तो और ये होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन, बहुत सारे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमको पता चल गया है कि टेट्रासैकेराइड है। ये तो ये ऑप्शन देख के भी पता चल रहा है, वैसे तो टेट्रासैकेराइड रहने वाला है। तो लेकिन इस स्ट्रैचुओज के अंदर क्या क्या होता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, एक फ्रक्टोज होता है और 2 गैलेक्टोज होते हैं। सो
ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिए, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक गैलेक्टोज, सॉरी 2 गैलेक्टोज। अगर एक गैलेक्टोज होगा तो वो रैफिनोज रहेगा, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज, एक गैलेक्टोज रहेगा तो रैफिनोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और 2 गैलेक्टोज रहेंगे तो वो स्ट्रैचियोज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। ग्लूकोज एंड मैनोज आर, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है। ये ग्लूकोज और मैनोज बेसिकली क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, ओके। लेकिन ये ऐसे आइसोमर है जो C2 कार्बन के ऊपर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, C2 कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन अलग है, एक का ये चीज राइट साइड में, एक का लेफ्ट साइड में। तो C2 के अंदर जब कॉन्फ़िगरेशन, isomers which are differ in the configuration of C2 carbon are called epimers. So B is the correct answer for this question. Now we are moving towards next. Which one of the following statement is not true regarding lactose? lactose के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? लैक्टोज क्या है? C12H22OH O11 बराबर है। इट कंटेन्स 8 OH ग्रुप बराबर है। देखिए यहाँ पे आपको देखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 OH ग्रुप है। अगर इसका एसिटाइलेशन करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एसिटाइलेशन करेंगे तो ऑक्टा एसीटेट का स्ट्रक्चर बनाएगा ये, ऑक्टा एसीटेट, क्योंकि जहां जहां पे H है वहां पे OCH3 आ जाएगा, ऑक्टा एसीटेट बनेगा। OH ग्रुप 8 है। ऑन हाइड्रोलिसिस लैक्टोज गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बराबर है। Lactose is a beta glycoside formed by the union of molecule of D-glucose and molecule of D-galactose, बराबर है। Lactose is a reducing sugar and does not exhibit mutation. Reducing sugar है लेकिन does not exist mutation, ये सेंटेंस गलत है। जिसमें भी ये किसने रिड्यूसिंग शुगर, जो भी रिड्यूसिंग शुगर होती है वो म्यूटेशन दिखाती ही है। तो इसका मतलब डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following does not exhibit phenomena of mutation? अब भी मैंने बताया आपको, जो भी रिड्यूसिंग शुगर होती है वो म्यूटेशन दिखाता है। फ्रुक्टोज म्यूटेशन दिखाएगा, लैक्टोज दिखाएगा, माल्टोज दिखाएगा, लेकिन सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो म्यूटेशन नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। देखिए भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने हाइड्रोलिसिस के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया। जैसे कि अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी सुक्रोज में लेता हूं और उसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और लियोरोटेटरी फ्रक्टोज मिलता है। और इसका फिर से मैं सुक्रोज बनाऊंगा तो मुझे डेक्स्ट्रोज से जो लेके मैंने बनाया था, तो यहाँ पे मुझे लियोरोटेटरी सुक्रोज मिलता है। मींस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन। सो इस प्रोसेस को भी इन्वर्जन बोला जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को इन्वर्जन कहा जाता है, क्योंकि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 अलग अलग फॉर्म मिलते हैं, उनका फिर से हम कंडेंसेशन करते हैं तो बाद में हमको अलग फॉर्म वाला सुक्रोज मिलता है, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पे, इसलिए इन्वर्जन ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स। अगर ये ग्लूकोज के साथ किस तरह से फेलिंग सॉल्यूशन करता है आप देख सकते हैं। C6H12O6 2CuO माइनस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन माइनस, है ना, ये फेलिंग सॉल्यूशन आपको पता है। सो इसमें बेसिकली आपको जो मिलता है वो है ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ग्लूकोनिक एसिड बेसिकली अल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, ग्लूकोज का अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके COOH ग्रुप एसिड बन जाता है, और यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड भी बनता है। तो अभी आपको फंसाने के लिए यहाँ पे सैकेरिक एसिड दिया है। सैकेरिक इज ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकोनिक इज डिफरेंट, ग्लूकैरिक इज डिफरेंट, सैकेरिक इज डिफरेंट। तो सैकेरिक एसिड में 2 COH होता है, वो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को भी COH बनाता है और अल्डिहाइड को भी COH बनाता है। 2 टर्मिनल कार्बन पे COH आता है, लेकिन ग्लूकोनिक में सिर्फ एक ही COH आता है अल्डिहाइड की जगह पे। तो यहाँ पे आंसर सिर्फ बी आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बी और सी लिख देते हैं लोग, नहीं, क्यों, तो ये ग्लूकैरिक नहीं ग्लूकोनिक एसिड बनाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइसैकेराइड। अब भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्राइसैकेराइड इज रैफिनोज, ओके। एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और एक गैलेक्टोज इसके अंदर होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है CET में, 2009 एंड 2012 में। द बीटा एंड अल्फा ग्लूकोज हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन when either is dissolved in water their rotation changes। रोटेशन अगर चेंज हो गया, पहले प्लस था बाद में माइनस हो गया,
तो ऐसे सिचुएशन को हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि इसको म्यूटा रोटेशन कहते हैं, ये सुक्रोज के केस में होता है। ग्लूकोज गिव्स सिल्वर मिरर विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टोलेंस रिएजेंट के साथ अल्डिहाइड ग्रुप कभी भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड आर, ये पर्पसफुली मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड, अल्फा मींस क्या रहेगा, नीचे, और बीटा मींस ऊपर, तो मींस कार्बन नंबर 1 के अगेंस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अलग दिखाई दे रहा है आपको। आइसोमर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एनोमर्स, क्या बोला मैंने, isomers differ in configuration at first carbon are called anomers, that's why B is the correct answer for this question. Now we are moving towards next, that is question number 20, which one of the following is basic amino acid। अभी हम सब शुरू कर रहे हैं प्रोटीन एंजाइम्स, अभी तक कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन देखे थे, अभी हम देखेंगे प्रोटीन एंजाइम्स एंड अमीनो एसिड्स के बारे में। Which one of the following is basic amino acid, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, इसलिए ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चार्ट मैंने दिया है इसको अच्छे से याद करो। याद करने का सिंपल टेक्निक बताता हूँ आपको, जहां जहां पे भी एसिड लिखा है वो एसिडिक है। और दूसरी बात, ऑल लेफ्टी हैंडेड, ऑल लेफ्टी हैंडेड, ऑल इज अर्जिनिन, इधर एलानाइन के साथ कंपेयर मत करो, एलानाइन अलग है, अर्जिनिन अलग है, ओके। एलानाइन आता है न्यूट्रल में, अर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन, ये तीन याद रखोगे तो बाकी सब न्यूट्रल आपको याद रह जाएंगे, एसिडिक तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक को सिर्फ याद रखो, ये सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ऑल लेफ्टी हैंडेड, ALH, अर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, दीज आर बेसिक अमीनो एसिड। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। अभी हमने क्या बोला, बेसिक पूछा है, अर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन में से कोई है क्या, यस, लाइसिन इज देयर, 20 का आंसर ए है। तो इस तरह से आपको ये टेक्निक याद कर सकते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, अभी जैसे हमने एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल याद किया, वैसे नॉन एसेंशियल और एसेंशियल भी आपको याद करना चाहिए। ये दिए हुए कंपाउंड में से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, 2019 का नीट का क्वेश्चन है भाई ये तो, और इसके पहले का 2020 का क्वेश्चन था, इसका मतलब हर साल एक ना एक क्वेश्चन अमीनो एसिड पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये जो टेबल है, मैंने बहुत अच्छा, मुझे टेबल यहाँ पे मिला है कहीं से, तो बेसिकली आप ये ट्रिक यहाँ पे दिया है उन्होंने, रणबीर कपूर लव्स विक्की विद FM, ये सब इसेंशियल अमीनो एसिड है। अपने बुक में ये भी इसेंशियल में डाला गया है, इसलिए आप इसको भी इसेंशियल में डाल सकते हैं, हिस्टिडीन और अर्जिनिन को HR, और बाकी जो बचे हुए हैं वाई, GPS एंड क्वेरी इंक्वायरी कॉल, ये सब है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके। तो ये है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ये है इसेंशियल अमीनो एसिड। तो आपको ये लिस्ट इस निमोनिक्स के साथ याद रखना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो एलानिन इज अ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ओके, जो हमारे ऑप्शंस थे उसके हिसाब से alanine is a non-essential amino acid, that's why B is the correct answer for that question. Now next, question number 22, which one of the following amino acid is optically inactive। देखो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर किसमें नहीं आता है, सबसे पहले ग्लाइसिन के बारे में अगर देखेंगे तो COH NH2 HH, यस, कायरल सेंटर ग्लाइसिन में ही नहीं। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, लिख के रखिए, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज ग्लाइसिन डोंट हैव कायरल कार्बन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, which structure of protein remains intact during denaturation process। देखिए प्राइमरी प्रोटीन जो होता है उसके स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होता है, बाकी सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन सी ना कौन सी बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, जैसे अगर क्वाटरनरी में देखेंगे तो उधर वंडरवाल फोर्सेस होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उधर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होता है, एनी बॉन्डिंग होती है, तो ये सब डीनेचर हो सकता है, लेकिन प्राइमरी में कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए प्राइमरी इज इंटैक्ट आफ्टर डीनेचुरेशन। Which one of the following compound is compound can form a zwitter ion। zwitter ion कौन बनाता है, जो भी डाइपोलर कंपाउंड रहता है वो zwitter ion बना सकता है। तो जैसे कि अगर हम अमाइंस के अंदर देखेंगे CO माइनस NH2 प्लस H CH3, एलाइन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ग्लाइसिन का एग्जांपल ले रहा हूं, ये ग्लाइसिन लेते हैं, चलो ग्लाइसिन, यहाँ पे ऊपर ग्लाइसिन दिख रहा है, तो यहाँ पे दो अलग अलग चार्जेस एक ही कंपाउंड के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, एसिड बेस एक्ट कर रहा है, डाइपोलर आयन है, तो ये बेंजाइक एसिड में सिर्फ COH होता है, एसिटामाइड में सिर्फ NH2 होता है,
लास्ट में। यहाँ पे एनिलीन है, सिर्फ NH2 है, लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप है एसिडिक बेसिक, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। देखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और अमीनो एसिड्स के अंदर पेप्टाइड लिंकेज होती है। So B is the correct answer for this question. Now we are moving towards next, that is which one of the following statement is incorrect about enzyme catalyst? Enzymes are mostly protein in nature, बराबर है। Enzymes action is specific, बराबर है। Enzymes are denatured by ultraviolet rays at high temperature, बरोबर है। Enzymes are least reactive at optimum temperature. Optimum temperature पे least reactive ये गलत है, क्यों? तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस ये जो optimum temperature होता है, यहाँ पे उल्टा ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। So D is the correct answer for this question. Now we are moving towards next, that is the enzyme which have control site in addition to active site. ये कोएंजाइम जो होते हैं उनके अंदर कंट्रोल साइट, एक्टिव साइट दोनों होता है। So B is the correct answer for this question. Now we are moving towards next, that is आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करने का ये क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आप जब फाइंड आउट करने को बोलते हैं तब pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू दैट, देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, pKa1 कितना दिया है 2.3 दिया है, प्लस 9.7 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आया 12/2 इज इक्वल टू 6। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के भी एग्जांपल्स आप अच्छे से कर सकते हैं। कभी कभी 3 दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है 3 pKa दिए जाते हैं, तो उसमें से क्या करने का, लिस्ट जो दो है, लिस्ट दो जो है वो लेने का। अगर सपोज 2.3 दिया है, 4.2 दिया है और 9.7 दिया है, तो 2.3 एंड 4.2 इन दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेने का, जो आंसर आता है वो लिखने का, जो सबसे बेसिक है उसको छोड़ देने का। ओके नेक्स्ट, द कंपाउंड विच गिव्स पॉजिटिव निनहाइड्रीन टेस्ट। निनहाइड्रीन टेस्ट मेरे को जितना याद आता है प्रोटीन्स देते हैं, एंड नेगेटिव बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, नहीं प्रोटीन बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देते हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या है इसका, निनहाइड्रीन। ब्लू कलर का सॉल्यूशन ये निनहाइड्रीन टेस्ट के साथ प्रोटीन बनाते हैं। सो दैट्स प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। MST CET 2008 का ये क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल आर हाइड्रोलाइज इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाना, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाने के लिए पेप्सिन चाहिए, ओके बराबर। एंड 2 एंजाइम्स A एंड B प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए बराबर, यहाँ पे देख के पता चल रहा है प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए पेप्सिन और पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड बनाने ट्रिप्सिन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये एंजाइम्स सेक्शन में आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन है काफी, इसको आप अच्छे से पढ़िए। तो इस तरह से हमने कवर अप किए 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड अमीनो एसिड। तो इस अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको समझ ही आया होगा कि इसका किस तरह का लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट for further studies, and I'll be giving you the second part of this, that is nucleic acid, lipid, vitamin, hormones soon. So thank you all very much. Please like, share and subscribe. We will meet in the next video.